हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे। एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरी एक सीरीज है। हम लोग क्लास 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी का हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 आज देखेंगे। पहला चैप्टर हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे से। तो और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देख ले, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, तो आज हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है? नए राजा और उनके राज्य। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले जितने भी राजवंश हैं उसको दिखाया गया है मानचित्र 1 में। तो हम लोग, ये है मानचित्र 1। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मानचित्र में हम लोग को दिखाया गया है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान। ठीक, चाहमान यानी कि चौहान के स्थान का निर्धारण करना है आपको। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं। जो चाहमान है वो एक यहाँ पे रहे, गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे हैं। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश का हमारा एरिया देखने को मिलता है, ये जो, और ये रहा हमारा कन्नौज यूपी का। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे पाल। ठीक, तो पाल हैं हमारे, चोल ये रहे। ठीक, चोल जो दक्षिण भारत है वहां पे हमारे चोल हैं। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं पाल हमारे यहाँ पे। ठीक, पश्चिम बंगाल का ये एरिया है, तो यहाँ पे जो है पाल है। और इसके अलावा और क्या कहा है? राष्ट्रकूट। ठीक, तो राष्ट्रकूट हम लोग इसमें देखते हैं, ये रहा हमारा राष्ट्रकूट। ठीक, गोदावरी नदी के पास। तो ये हम लोगों ने देख लिया कहाँ पे कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छे से मैप भी आपको देखते हुए चलना है। ऑक्सफोर्ड का या फिर किसी और का भी आप एटलस लेके वहां से पढ़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा भी करते थे। ठीक, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी का की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ इसका है सोने का गर्भ। ठीक, तो ये आपको नोट कर लेना, हिरण्य गर्भ का मतलब क्या है? सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ठीक, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर, सरमण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए।
ठीक। तो यहाँ पे ये चीज जो है गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपको ध्यान रखनी है। गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था, यानी कि जो है हमारे शस्त्र होते हैं वेपन, ठीक है, तो उनको अपना लिया था। कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है और राजस्थान हमारा जो है उत्तर पश्चिम की तरफ जो एरिया राजस्थान, वहां पे इन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। उसके बाद ये देखिए एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राजपूत काल की कृति है, ये आप देख सकते हैं। ये ठीक, यहाँ पे किसकी है? विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। और ये आपको इसके बारे में विचार करना है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? ये आपको देखना है। अब देखते हैं राज्यों में प्रशासन के बारे में। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह कई अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। ये जो है अपने आप जो है उपाधियां धारण कर लेते थे, ठीक, ताकि कोई भी इनको जो है बहुत ही ज्यादा महान समझे। इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। उसके आगे हम लोग देखें, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। ठीक, तो ये लगान क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो राजस्व है, जो टैक्स है, ठीक, रेवेन्यू, वह व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी कि बिजनेसमैन जो थे, व्यापार जो करते थे, उनसे भी ये लिया जाता था। अब देखते हैं 400 कर, ये क्या है? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। चोल वंश कहाँ के थे? तमिलनाडु में शासन कर रहे थे। अभिलेखों में मतलब चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। वेट्टी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। ठीक, जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये आपको देखना है। ठीक है, ये है क्या? 400 कर चोल वंश के समय में, ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ये देखते हैं प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न था, यह आपको देखना है। मतलब इसमें आपको, आप अगर चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं, आंसर राइटिंग भी तैयार कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि सोच विचार करने से थोड़ा सा जो है और भी चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक, तो वो उसको आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। ठीक, अब राजस्व वसूली करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद
और प्रायः वंशानुगत होती थी, यानी कि उसका बेटा ही फिर से पदाधिकारी बनेगा। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। तो मतलब एक प्रकार से परिवारवाद की जो है भावना थी इन वंशों में, वंश के ही लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। ठीक, तो ये हम लोग कह सकते हैं। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, इसके बारे में देखते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, ठीक, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। मतलब ये जो है, ये सब चीजें विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब ये हम लोग देखते हैं नागभट्ट की उपलब्धियां, ये क्या है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, यानी कि बड़ाई की है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो देखते हैं, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक, कहाँ मिली? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक, प्रतिहार नरेश नागभट्ट। तो ये क्या किया, किस प्रकार से किया गया? आंध्र, सैंधव यानी कि सिंध, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा जो है उसको, वह एक विदर्भ है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक हिस्सा है विदर्भ, मतलब एक विदर्भ एक जगह है महाराष्ट्र में। और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है, ये हम लोगों ने देखा था कि राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब इन क्षेत्रों के राजा किनके आगे? इनके आगे, जिन प्रतिहार नरेश नागभट्ट के। ठीक, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा एक है वंग, और अनर्थ यानी एक गुजरात में एक जगह है मालवा, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा, और किरात ये है वनवासी, तुरुस्क यानी कि तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों ही जो है ये उत्तर भारत के राज्य है। वत्सुमत राजाओं को पराजित किया। तो इस प्रकार से जो है इनकी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है इनके कामों का। उसके आगे हम लोग इसको देखते हैं। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में जोड़ने की कोशिश करें। हम लोगों ने देखा ही है कि जो बंगाल का हिस्सा है वो आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक, दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, ये आपको इसके बारे में सोचना है। ठीक, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ठीक, ये जो है ये चित्र देखते हैं, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है। ठीक, ये और जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, ये जो है ये जुड़े हैं जिससे उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। तो मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है ये बताया जाता है इसके जरिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। इसके अलावा हम लोग जो भूमि है उसके अलावा जो है उसके साथ साथ क्या क्या दिया जाता था ये देखते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ये जो नीचे ये चीज दिया गया है तो ये हम लोग पढ़ते हैं। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है।
वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। अब लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है, उनकी आपको क्या करना है, सूची बनानी है और विचार विमर्श करना है, सोचना है इसके बारे में कि इनका कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक, ये आपका काम है। ठीक, तो जितना इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, उतनी जो है समझ और भी डेवलप होती चली जाएगी इतिहास के प्रति। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो बूम के साथ जो है इस प्रकार से दी जाती थी। उसके अलावा 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ठीक, 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर जो जिन राजाओं ने शासन किया उनका इतिहास दर्ज किया गया है। इसे कल्हड़ नाम के, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना, कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। ठीक, ये जो काव्य है, कल्हड़ ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। आलोचनात्मक मतलब उनके विरोध में, ठीक, उनके अगेंस्ट रुख दिखलाता था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। ठीक, मतलब साधारण ग्रंथ कैसे होते हैं, मतलब जो प्रशासकों शासकों का जो है वो बखान करें, उनकी तारीफ करें, और ये जो था ये एक आलोचनात्मक रुख दिखाता था, है ना, विरोध के रूप में, जैसे जिस प्रकार से अपने यहाँ विरोधी पार्टी होती है उस तरीके से, इसलिए ये एक असाधारण था। अब देखते हैं धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक, राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक, यह पता होगा आपको कन्नौज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, गंगा घाटी में। ठीक, गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे हैं। कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार और राजपूत, गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पाल वंश, ये जो है कन्नौज के लिए लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। ठीक, ये आपको पता होगा। उसके मानचित्र 1 को देखना है। वे कारण बताए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। अब यहाँ पे आपको मानचित्र 1 जो अभी हम लोगों ने देखा था वो आपको देखना है और उसको देख के आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, लिखने की कोशिश करनी है आपको। ठीक, तो वो आपको यहाँ से देख लेना है। जैसा कि हम देखेंगे प्रश्न नंबर 62 और 66 में, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे, तो हम लोग चैप्टर 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। कौन? महमूद गजनी का। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से। ठीक, तो ये जो चीज है ये आपको मैप में अपने पास रखना है, अपने साथ में खोल के रखना है मैप को, और देखते रहना है। जैसे ही कोई जगह आए आपको तुरंत मैप में उसको देखना है।
ठीक, तो ये है तरीका। विस्तार मध्य एशिया, ठीक, अब आपको मध्य एशिया देखना है कि भागों ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से, ठीक, तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किए गए थे। ठीक, महमूद जो धन धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक, अब ये देखते हैं सुल्तान। सुल्तान एक अरबी भाषा शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। ठीक, ये आपको पता होगा। ये बस ये ध्यान रखना है कि सुल्तान जो है किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। ठीक, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। किसने? महमूद ने किसको सौंपा था? अल बरूनी को। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद। ठीक, तो ये भी बुक आपको याद रखनी है। उसने कौन सी बुक लिखी है? किताब अल हिंद लिखी है अल बरूनी ने। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, यानी कि चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ठीक, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में। ठीक, उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों, ठीक, गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड। 1168 से 1192 तक जो है इसने शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हारा गया। तो हम लोग पता है कि 1191 में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ा था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान को। उसके आगे हम लोग देखें, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। ठीक, ये आपको देखना है। मानचित्र 1 देखना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लेना है तो वीडियो में हम लोगों ने जब डिस्कस किया है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस पे थोड़ा सा आपको विचार विमर्श करना है कि इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। उसके अलावा हम लोग देखें, चोल राज्य नजदीक से एक नजर। ठीक, तो यहाँ पे चोल राज्यों के बारे में एक नजर रखने को डालने को कहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चोल राज्य और उसके पड़ोसी हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये चोल है। उसके पड़ोसी हम लोग देखें, ये गंगा वादी, वनवासी, ठीक है, और ये है नोलाम वादी। कहाँ पे? पेन्नार नदी, ये भी आपको देख लेना। तुंगभद्रा नदी, और जो है चोल कहाँ पे? कावेरी नदी के पास बसा हुआ है। उसके साथ साथ ये गंगई कोंड, चोलपुरम, तंजावुर, उरैयूर, मदुरई, पांड्य, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी। उसके आगे हम लोग देखें, उरैयूर से तंजावुर तक। ठीक, कहाँ से? अब हम लोग देखा, ये रहा उरैयूर, ये रहा तंजावुर। तंजावुर तक इसकी बात की गई है यहाँ पे। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये नाम आपको देख लेना है। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे।
पूरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या बताया उसने? तंजावुर शहर और निशुंभ निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, किसने बनवाया था? विजयालय ने। आगे देखें, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ये नाम आपको याद रखना है। राजराज प्रथम जो था, कौन था चोल शासक था, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। 985 में यह राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब आगे हम लोग देखते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, और ये देखिए ये मंदिर है, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है ये। ठीक, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई, ये देखिए यहाँ से जो है पतली होती चली गई है, ऊपर जाते हुए ये पतली हुई है, नीचे चौड़ी है। उस पर गौर करें, बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। ठीक, जो इसमें जो बाहरी दीवारों सजाने के लिए क्या किया गया, पत्थर की मूर्तियां आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें आगे, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ठीक, अब देखते हैं कृषि और सिंचाई के बारे में। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। 5.2 देखिए, और गौर कीजिए, कावेरी नदी बगल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक, तो कावेरी नदी हम लोग देख लेते हैं, इसमें अभी हम लोगों ने देखा था, ये रहा हमारा, और ये रही कावेरी नदी। ठीक है, कई हिस्सों में बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोग देखें आगे, ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों पर बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी।
अब ये हम लोग चित्र के बारे में बताया गया, ये जो हम लोगों ने चित्र ये देखा, ठीक है। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, ठीक है। ये चोल कांस्य की एक प्रतिमा है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमा किस तरह बनाई जाती थी ये जानने के लिए अध्याय 6 देखिए, ठीक। तो हम लोग अध्याय 6 जब पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे इसके बारे में। उसके बाद ये चित्र 5 ये पढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे, ठीक। ये देखिए आप देख सकते हैं। उसके आगे हम लोग देखें, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर यानी कि तालाब बनाए गए। स्मरण रहे यानी याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, ठीक। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। अब हम लोग देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, यह आपको ध्यान रखना है, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाड कहा जाता था, ठीक। समृद्ध हो गई थी इस तरह के जो गांवों का जो समूह था उनको नाडु कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे, ठीक। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ग्राम परिषद और नाडु थे जो थे न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, ठीक। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी कि 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक। ये आपको जो है नोट कर लेना है। अरैयार जो कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। उसके आगे हम लोग देखते हैं भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। अभी देखते हैं वेलन वागई जो थे, वेलन वगाई, ठीक। ये आपको जो है नोट कर लेना है इस चीज को। वेलन वगाई जो थे ग्राम ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक। वेलन वगाई। और जो ब्रह्मदेह है वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती है, ब्रह्मदेह। उसके बाद साला भोग जो है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि थी उसको साला भोग कहते थे। देवदान और देवदान और तिरुनम टुक्कनी, ठीक। बहुत ही अजीब नाम है ये, दक्षिण भारत में कुछ इस प्रकार से आपको नाम देखने पड़ेंगे और याद भी रखने पड़ेंगे। देवदान तिरुनम टुक्कनी, ठीक। टुक्कनी है ये जो आधा डा तिरुनम टक्कनी, ठीक है। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। उसके बाद पल्लित चंदम, ठीक। ये जो थी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो है नोट अप कर लो अपने नोटबुक में। उसके आगे हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेह प्राप्त हुआ, ठीक। ये जो है आपको नोट कर लेना है, बहुत ही अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, ठीक। ये नगरम जो है वह क्या है, व्यापारियों का एक संघ है, ठीक। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के
उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे तिख्तों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। उसके बाद हम लोग आगे देखें, अभिलेख और लिखित सामग्री। ठीक, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, ये किसके लिए है? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो सभा की सदस्यता के लिए ये कुछ प्रावधान है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और सशक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण, ठीक, ये लिया गया है। कहां से? तमिल कृति है पेरिया पूर्णम, ये आपको नोट कर लेना है। अडनूर की सरहदों में फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। ठीक, पुलाया के बारे में है ये एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदो पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाव फटने से पहले टुकड़े पुलैयार, यानी कि पुलाया का बहुवचन है पुलैयार, ठीक, तगड़े पुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग देदी धान कुटी लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। अब हम लोग ये देख लेते हैं, क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनका वर्णन करें आपके ख्याल से। अब लेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? उसके आगे हम लोग देखते हैं, तांग वंश के युग का चीन, ठीक, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। किसकी? तांग राजवंश की राजधानी क्या थी? सियान थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। ठीक, ये लोग आया जाया करते थे इन देश के लोग। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की
यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक, उसके आगे हम लोग देखते हैं। ये हुआ हमारा चैप्टर खत्म। ये जो एक्सरसाइज है, कल्पना करो वगैरह, और ये एक्सरसाइज ठीक कहाँ पे कौन से थे ये आपको मैप से मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको करके जरूर देख लेने हैं, जिससे कि आपके आंसर राइटिंग का भी जो है शुरुआत हो सके। जो भी शुरुआत कर रहे हैं आंसर राइटिंग करने की, तो यहाँ से करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक, क्योंकि जो है बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं एनसीईआरटी की, और कॉन्सेप्ट और फैक्ट और जो भाषा है इसकी उसमें भी जो है वो भी हेल्प करती है हमारी आंसर राइटिंग में। अब लोग 20 शब्द देख लेते हैं। सामंत, मंदिर, नाडु और क्या है, सभा। तो ये हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। अगला चैप्टर जो है चैप्टर 3 है, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।